नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी और जूलॉजी से भी रिलेटेड है। वैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य आते हैं। वीडियो को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टॉपिक का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्यों पड़ा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की खोज किसने और कहाँ किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के कितने टाइप हैं, किस टाइप का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसका नामकरण कैसे करते हैं और कुछ अनइम्पॉर्टेंट इसके फीचर के बारे में। टॉपिक हम लोग आते हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन जो नाम है यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन से तात्पर्य क्या है? रेस्ट्रिक्ट, जैसे सामान्य आम बोलचाल की भाषा हम लोग कहते हैं ना कि फला व्यक्ति क्या बहुत रेस्ट्रिक्ट है, मीनिंग जो अपने नियम का या रूल का क्या हो, बिल्कुल एकदम पक्का हो। और इंडोन्यूक्लिएज, तो देखिए इंडोन्यूक्लिएज क्या है? न्यूक्लिएज एंजाइम का एक टाइप है, मतलब ऐसे एंजाइम जिसका उपयोग हम लोग डीएनए को कट करने के लिए जो करते हैं। तो कुछ एंजाइम को हम लोग एक्सोन्यूक्लिएज बोलते हैं। तो एक्सोन्यूक्लिएज मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड को आउटर साइड से जो कट करती है। इंडोन्यूक्लिएज मतलब जो एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड को मिडल या मिड पॉइंट से बीच से जो है कि कट करती है। और रेस्ट्रिक्शन शब्द का मीनिंग हो गया जो अपने नियम का, रूल का बिल्कुल पक्का हो, मतलब जिस पॉइंट से वह डीएनए स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करती है उसी पॉइंट, उसी बेस पेयर से कट करती है। अब इसकी अगर परिभाषा की बात हम लोग करें या देखें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इज ए बैक्टीरियल प्रोटीन कट डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ऐसे सामान्य वे में यही हम कहेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या है, इसका नेचर क्या है? प्रोटीन है। हाँ, फंक्शन के दृष्टि से क्या है? वह एंजाइम है। तो ये एंजाइम क्या है? बैक्टीरिया से सबसे पहले प्राप्त की गई थी। तो ये बैक्टीरियल प्रोटीन है जो डीएनए के डबल हेलिक्स को एक पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक साइट पर कट करने की क्षमता रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। ये कई बार पूछा गया है, एग्जाम में आया है कि मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से किस एंजाइम को जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर मतलब क्या आ गया? जैविक, और सीजर मतलब कैंची। चूँकि यह डीएनए को कट करने के लिए, ठीक है, मीनिंग जो डीएनए है, डीएनए को कट करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो इसलिए इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर या जैविक मतलब कैंची के नाम से इसको जानते हैं। और क्या है? बेसिस ऑफ रिकम्बिनेंट, आरडीएनए मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसका ये मूलभूत आधार है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम फॉरेन डीएनए, बाहरी डीएनए को जब हम ऐड करते हैं, तो बाहरी डीएनए को ऐड तभी कर सकते हैं जब हम जो हमारा प्लाज्मिड है या जो पहले से जो हमारा डीएनए है उसको हम एक स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं और एक फॉरेन फ्रेगमेंट को वहाँ पे जोड़ते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अनुपस्थिति में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म टू बैक्टीरिया नोन एज रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। मतलब कि एक रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम एक होता है बैक्टीरिया में। मीनिंग देखो, सिंपल सी छोटी सी कहानी है। सबसे पहले क्या देखा गया कि जो लैम्डा फेज एक वायरस है, जब वह ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो साइंटिस्ट को ये पता था कि जो वायरस है वह बैक्टीरिया क्या करेगा? डिग्रेड कर देगा। लेकिन क्या पता चला बाद में कि जो बैक्टीरिया है वही वायरस को क्या करता है? ख़त्म कर देता है। तो जब इसको दोबारा से इसकी डिटेल जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा की गई, तो ये पाया गया कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है। मीनिंग इसका ये है कि जब कोई वायरस बैक्टीरिया को मारने के लिए या उसके डीएनए को कट करने के लिए न्यूक्लिएज एंजाइम का या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सिक्रीशन करता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है कि एक एंजाइम होती है मिथाइलेज, और प्रोसेस को हम बोलते हैं मिथाइलेशन।
तो बैक्टीरिया क्या करता है, मिथाइलेज एंजाइम को सिक्रीट करके अपने डीएनए के उस पॉइंट को, बेस पेयर को एक तरीके से लेबल कर लेता है, ढक लेता है, जहाँ पर वायरस का जो न्यूक्लियस एंजाइम है या जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो आकर के उसको कट कर सकती है। और इससे क्या करता है, अपने आप को जो कि बचा लेता है और अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वायरस के डीएनए को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। तो इसी को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया, इट डिस्कवर बाई अर्बर साइंटिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था 1965 में, व्हेन लैम्डा फेज इन्फेक्ट इकोलाई। तो क्या हुआ, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट इट्स डीएनए बाई मॉडिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, तो मिथाइलेशन ऑफ सर्टेन बेसेज ऑफ इट्स ओन डीएनए बाय मिथाइलेज एंजाइम। वही बताया गया कि बैक्टीरिया जो होता है मिथाइलेज एंजाइम को सिक्रीट करके अपने डीएनए के उस सीक्वेंस को प्रोटेक्ट कर लेता है जहाँ पर वायरस के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो आकर के कट कर सकती है। इस प्रकार से अपने आप को बचा लेता है। तो यहाँ से वैज्ञानिकों को आइडिया मिला कि इस एंजाइम को अगर हम लोग बैक्टीरिया से आइसोलेट कर लें तो हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को कट करके और वहाँ पर इसको जोड़ करके। तो यहाँ से जो कि ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता चला और लोग इसका यूज करने लगे। अब अगला पॉइंट आता है कि रिक्वायरमेंट, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन करे, बढ़िया से कार्य करे, इसके लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। तो इसमें देखिए 4 फैक्टर लिखाया गया है। को फैक्टर मतलब मैग्नीशियम आयन, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रॉपरली कार्य करे इसके लिए उसको मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता पड़ती एच को फैक्टर के रूप में। को फैक्टर मतलब क्या हो गया, जो एंजाइम के एक्टिविटी को क्या करे, बढ़ा, क्योंकि जितने एंजाइम हुआ कोई न कोई मेटल आयन या कोई न कोई अन्य को फैक्टर की रिक्वायरमेंट करती हैं अपने 100% कार्य को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा है ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब 30 डिग्री जो सेंटीग्रेड अपवाद में अगर हम छोड़ दें तो मैक्सिमम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर वह 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम मीडियम का रखें तो इस टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से प्रॉपरली वो वर्क करती हैं। हाँ, अब आगे हम लोग जब पीसीआर पढ़ेंगे तो पीसीआर में एक एंजाइम है टैग पॉलीमरेज जो कि इससे अधिक टेम्परेचर पे कम काम करती है, वो अलग चीज़। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो होती हैं 37 डिग्री से काम करती है। पीएच क्या है, मीडियम का पीएच अगर हम लोग न्यूट्रल के आसपास 7 से 8 के आसपास अगर रखें तो इस पीएच पर जो एंजाइम होती है रेस्ट्रिक्शन वह बेहतर काम करती है। और अगला है स्पेसिफिक कट 4 to 8 बेस पेयर। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती हैं वह डीएनए के डबल हेलिक्स पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करके वहाँ से कट करती हैं। तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेज में उसकी जो बेस पेयरिंग होती है वह 4 बेस पेयर से लेकर के 8 बेस पेयर तक लेंथ उसका होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप की बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कितने टाइप हैं और किन का उपयोग होता है और क्यों। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है अभी तक 3 प्रकार की खोजी गई हैं, उसको हम लोग रोमन में इंडिकेट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 और 2 और 3। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करने का 2 बेसिक उसका मेन जो कि तथ्य है या पॉइंट है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती है कि डीएनए डबल हेलिक्स को रिकॉग्नाइज करना है जो करेक्टली, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पर रिकॉग्नाइज किया है जहाँ से उसी बेस पेयर से कट करना, मतलब एक भी बेस पेयर अप या डाउन ना जाए। तो इसमें देखिए जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों एंजाइम हैं, तीनों एंजाइम का रिकॉग्निशन पॉइंट तो सही होता है, मतलब है डीएनए स्ट्रैंड पर अपने जो स्पेसिफिक बेस पेयर हैं उसको पहचान तो लेती हैं, आइडेंटिफाई कर लेती हैं, लेकिन जब कट करने की बारी होती है तो टाइप 1 और टाइप 3 कई बेस पेयर अप डाउन कट कर देती हैं। इसलिए क्या होता है कि टाइप 1 और टाइप 3 में जो फ्रेगमेंट बनते हैं वह स्पेसिफिक साइज का हमें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 है इसका उपयोग हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मोस्टली करते हैं, क्योंकि इसका रिकॉग्निशन साइट और कट पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट 100%। जिस बेस सीक्वेंस से
आइडेंटिफाई करेगी उसी बेस सीक्वेंस से कट करती है, न एक बेस पेयर अप न एक बेस पेयर डाउन। इसलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक, आगे लिखा मोस्ट कॉमन टाइप सेकेंड है, इसका कारण ये है कि स्पेसिफिक इन आइडेंटिफिकेशन एंड कट। अगला पॉइंट है फर्स्ट टाइप सेकेंड, सबसे पहली जो रेस्ट्रिक्शन टाइप सेकेंड एंजाइम थी वह ई कोलाई में खोजी गई थी, तो इसका नाम दिया गया था ई कोलाई R1 स्ट्रेन। अब आगे इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे कि ये ई कोलाई R1 क्यों ऐसा लिखे हैं। अब इसके बाद अगला है कि जो रेस्ट्रिक्शन टाइप सेकेंड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन टाइप सेकेंड जो होती हैं जो 4 से 8 बेस पेयर को आइडेंटिफाई करती हैं, तो उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मीनिंग कि जो डबल हेलिक्स पर टाइप सेकेंड के द्वारा जो सीक्वेंस को पहचाना जाता है उस सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। मीनिंग सिंपल भाषा में हो गया कि वह सीक्वेंस डीएनए डबल हेलिक्स पर कि जब हम दोनों में से किसी स्टैंड पर अगर 5 प्राइम से पढ़ेंगे तो सेम सीक्वेंस होगा, और दोनों स्टैंड पर 3 प्राइम से पढ़ेंगे तो सेम सीक्वेंस होगा, या ये कहें कि वह सीक्वेंस जिसको हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें तो सेम लेटर आए। देखिए सिंपल से एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना, देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा गया है GAATTC। अब देखिए यहाँ पर क्या 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो देखिए पहले स्टैंड पर 5 प्राइम में क्या है GAATTC। अब दूसरे स्टैंड पर हम लोग 5 प्राइम से देखें तो GAATTC, मतलब है ना दोनों स्टैंड पर 5 प्राइम से सेम है। अब 3 प्राइम पे देखिए यहाँ 3 प्राइम है तो क्या है CTTAAG। अब देखिए यहाँ पे 3 प्राइम पे क्या है, सेम वही है CTTAAG। मीनिंग यही हो गया कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोम को मतलब क्या आ गया कि डीएनए डबल हेलिक्स पर वह सीक्वेंस जिसको हम दोनों स्टैंड में से 3 प्राइम या 5 प्राइम से अगर रीड करें तो सेम सीक्वेंस सेम हमें बेस पेयर प्राप्त हो। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है टाइप ऑफ कट। मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है वह डीएनए को 2 तरीके से कट करती है। तो एक कट को हम बोलते हैं स्टिकी इंड या कोहेसिव इंड, और दूसरे को हम बोलते हैं ब्लंट इंड। देखिए दोनों का मीनिंग क्या है, देखो स्टिकी इंड या कोहेसिव इंड का मतलब देखिए ए है, जैसे हमारा ध्यान से देखिए जैसे हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ये सपोज 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम और ये 3 प्राइम है 5 प्राइम। जो स्टिकी या ब्लंट इंड जो स्टिकी या कोहेसिव इंड में ही होता है, देखिए सपोज एक स्टैंड को एंजाइम यहाँ से कट कर रही है और एक स्टैंड को एंजाइम यहाँ से कट कर रही है। अब जो नया फ्रेगमेंट मिला क्या, देखिए नया फ्रेगमेंट क्या आ गया, ये हमारा ऐसे मिल जाएगा, देखिए ध्यान से ये ऐसे और दूसरा स्टैंड हमारा ऐसे मिल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं स्टिकी इंड या कोहेसिव इंड। इसी का उपयोग हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड है 2 अलग अलग पॉइंट पर ज्वाइंट होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या आती है, ज़्यादा होती है। अब देखिए जो दूसरा होता है ब्लंट इंड, ब्लंट इंड का मतलब जैसे हमारा डीएनए है, ये डीएनए स्ट्रैंड हो गया। अब कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम लोग यूज कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एक ही पॉइंट एक ही बेस पेयर से दोनों स्ट्रैंड को कट कर रही है। तो इसमें देखिए 2 फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट हो गया। अब इसके बीच में अगर हम कोई फॉरेन डीएनए जोड़ेंगे तो दोनों जॉइंट हमारा एक ही बेस पेयर पे एक ही पॉइंट पर आता है, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वह कोहेसिव या स्टिकी की तुलना में कम होती है। इसलिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग स्टिकी इंड या कोहेसिव इंड का उपयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। अब आता है नॉमेनक्लेचर, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर हम नामकरण कैसे करते हैं। देखिए 2 एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिए हैं। जैसे कई बार देखेंगे इको R1 लिखा है या हिंड 3 है या बैम H1 है, तो हम एक एग्जाम्पल इसका इको R1 का लेकर के समझा रहे हैं, ऐसे सब में है। देखिए जैसे कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे यहाँ पर इको R1 लिखा गया है, तो इसमें इस एंजाइम में क्या कैसे नामकरण किया गया है, तो किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो फर्स्ट लेटर होता है वह क्या इंडिकेट करता है, नेम ऑफ जीनस, वंश का नाम। जैसे ई क्या हो गया, तो ई यहाँ पर मतलब क्या आ गया, ई मतलब एस्चेरिचिया, इसका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम ई कोलाई है, तो एस्चेरिचिया कोलाई। तो ई क्या इंडिकेट कर रहा है, तो नेम ऑफ जीनस, ई मतलब एस्चेरिचिया जीनस का नाम हो गया।
सेकेंड 2 लेटर जो होता है इसके बाद जस्ट जो 2 लेटर होता है वह इंडिकेट स्पीसीज नेम, जात के नेम को इंडिकेट करेगा। तो ए एस्चेरिचिया हो गया और CO मतलब कोलाई, COLI पूरा होता है तो कोलाई। ठीक है। तीसरा के जो उसमें नेक्स्ट जो तीसरा लेटर होता है वह इंडिकेट करता है स्ट्रेन को। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग कहीं पर R है, ठीक है, यहाँ पर D है, वहाँ पर H है, तो अलग अलग है। तो RDA जितने ऐसे लेटर आते हैं क्या है वह उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन को, नस्ल को इंडिकेट कर। हाँ, AHRA लिखने का कोई स्पेसिफिक कारण, ऐसे वैज्ञानिक जब अध्ययन कर रहे थे तो उनको हुआ कि नहीं, जैसे E. कोलाई है तो E. कोलाई की एक नस्ल है, फिर उसके DNA को मॉडिफाई करके हम कोई दूसरा स्ट्रेन बनाए, कोई तीसरा, कोई चौथा, ऐसे स्ट्रेन बनाते गए। तो उसमें अध्ययन में सहूलियत हो इसके लिए क्या किए कि उसका अलग अलग नाम देते गए। तो जैसे E. कोलाई R हो गया तो मतलब क्या, E. कोलाई बैक्टीरिया का R स्ट्रेन। ऐसे अगर यहाँ पर हम F लिख दे, F स्ट्रेन, T है T स्ट्रेन, ऐसे इसके अलग अलग इसका नामकरण कर दिया गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है, जैसे इको R1 होता, इको R2 होता, इको R3 होता है। तो ये जो 1 2 3 रोमन में इसका मतलब क्या है, तो इसका मीनिंग क्या गया कि व्हेन स्ट्रेन हैज मेनी एंजाइम, जब किसी बैक्टीरिया का एक ही स्ट्रेन से कई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त हो, तो जो सबसे पहले प्राप्त हुई उसको 1, इसके बाद जो मिली 2 3 4 ऐसे नाम दिया गया। तो इसका मतलब 1 का आप देखिए पूरा मीनिंग क्या हो गया कि जो इको R1 है यह एंजाइम एस्चेरिचिया कोलाई के R स्ट्रेन से पहली एंजाइम खोजी गई थी। R2 होगा तो एस्चेरिचिया कोलाई के R स्ट्रेन से दूसरी एंजाइम खोजी गई। R3 हो गया तो E. कोलाई के R स्ट्रेन से तीसरी एंजाइम हो गई। ठीक है। नामकरण को फिर से एक बार देखिएगा, बहुत सिंपल पॉइंट है। देखिए नामकरण में यह किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो पहला लेटर होगा वह उस बैक्टीरिया के जीनस या ऑर्गेनिज्म के जीनस को इंडिकेट करेगा। दूसरा दो लेटर जो होगा स्पीसीज को इंडिकेट करेगा। तीसरा लेटर जो होगा वह उसके स्ट्रेन को इंडिकेट करेगा। और लेटर के तीसरे लेटर के बाद, स्ट्रेन के बाद अगर रोमन में 1 2 3 ऐसे कुछ लिखा है, इसका मतलब कि उस स्ट्रेन से जो तमाम एंजाइम खोजी गई हैं तो उनको अध्ययन में सहूलियत के लिए 1 2 3 4 ऐसे नाम दे दिया गया। ठीक है। तो ये ध्यान देगा, एस्चेरिचिया कोलाई R स्ट्रेन 1। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ये जो बैक्टीरिया जो है, जो हम लोग के इंटेस्टाइन में भी होता है, तमाम जगहों पे देखा गया E. कोलाई बैक्टीरिया, तो E. कोलाई बैक्टीरिया का नाम E. कोलाई क्यों पड़ा? देखिए एस्चेरिचिया जो था वह वैज्ञानिक का नाम था और कोलाई जो वह कोलन से, इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता कोलन, मतलब इंटेस्टाइन के कोलन में सबसे पहले एस्चेरिचिया नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, एक बैक्टीरियल स्पीसीज को। तो उन्होंने उसी के नाम पर क्या था, अपने नाम रख दिया E, मतलब एस्चेरिचिया वैज्ञानिक का नाम हो गया, और कोलाई मतलब कोलन। तो वहाँ से खोजे जाने के कारण इसका नाम E. कोलाई पड़ गया। ठीक है। तो ये था। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या एग्जाम के दृष्टि से, तो इसको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन क्यों कहते हैं? तो एंजाइम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानती है और उसी सीक्वेंस को कट करती है, मतलब अपने रूल रेगुलेशन में बिल्कुल पक्का होती है। इंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं? ये एंजाइम DNA स्ट्रैंड को बीच से कट करती है। अगर एक्सोन्यूक्लियस आए मतलब DNA स्ट्रैंड को बाहर से कट करती है। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या है? तो कुछ बैक्टीरिया में पाया जाने वाला सिस्टम है कि जब कोई वायरस या दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मारने का, उसके DNA को कट करने का प्रयास करता है, तो बैक्टीरिया एक प्रोटीन को सिक्रीट करती है और अपने DNA के उस बेस पेयर को लेबल कर देती है, उसको कवर कर देती है, जहाँ से वायरस या दूसरे ऑर्गेनिज्म का DNA एंजाइम आकर उसको नुकसान पहुँचा सकती है, और अपने DNA को क्या करती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थी वो बैक्टीरिया में E. कोलाई में खोजी गई थी, जब उसको लैम्डा फेज से इन्फेक्ट कराया गया था और वो अपने DNA को प्रोटेक्ट कर ली थी। अर्बर ने खोजा था और फिर आगे चल करके अर्बर, नाथन और स्मिथ 3 वैज्ञानिक थे। इन तीनों लोगों को 1978 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्षेत्र में बहुत बड़े काम करने के लिए। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट भी याद रखिएगा। कोफैक्टर के लिए मैग्नीशियम आयन जरूरत पड़ती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। pH 7 से 8 होना चाहिए और स्पेसिफिक कट जो होता है इसका 4 से 8 बेस पेयर होता है। इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा ये है
स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड क्या होता है? तो स्टिकी या कोहेसिव एंड में दोनों डीएनए स्ट्रैंड को एंजाइम दो अलग अलग पॉइंट से कट करती है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है। ब्लंट एंड में दोनों स्ट्रैंड को एंजाइम एक ही पॉइंट से कट करती है। इसका जो स्टेबिलिटी होती है, इसके टूटने की संभावना ज़्यादा होती है, कम होता है। इसके बाद पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? तो डीएनए डबल हेलिक्स पर वह सीक्वेंस जिसको हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम किसी भी स्ट्रैंड पर अगर हम लोग रीड करते हैं तो सेम बेस पेयर हमें प्राप्त होता है, उसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और पैलिंड्रोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।